हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि हम आपके लिए 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसमें कि हम 100 डेज और 100 लेक्चर्स के अंदर आपको पूरी 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज को बहुत अच्छे से कवर करवा देंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी कोर्स के अंदर हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर को पूरा कवर कर चुके हैं और हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका कि आज थर्ड डे है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट 2 डेज के अंदर अभी तक हम हेनरी फेयोल के 6 प्रिंसिपल्स कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखिए ताकि आपको आगे वाले प्रिंसिपल्स बड़े अच्छे से समझ में आए। तो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट 4 प्रिंसिपल्स और कवर करेंगे। तो देखते हैं वो 4 प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, 7th नंबर पे जो हेनरी फेयोल का एक प्रिंसिपल आता है, दैट इज कॉल्ड रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो रेम्यूनरेशन का मतलब है सैलरीज, वेजेस, बोनस एटसेट्रा, जो भी हम एम्प्लॉइज को उनकी सर्विसेज के बदले पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेम्यूनरेशन। यह प्रिंसिपल कहता है वी शुड गिव फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज। हमें एम्प्लॉइज को फेयर रेम्यूनरेशन देनी चाहिए ताकि वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय कर सकें। हमें उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि बहुत कम सैलरी दे रहे हैं जिससे कि उनके लिए सर्वाइवल की भी प्रॉब्लम आ जाए। तो वी शुड गिव सफिशिएंट सैलरीज, सफिशिएंट वेजेस, सफिशिएंट रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉइज सो दैट दे कैन एंजॉय अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बट साथ के साथ ये प्रिंसिपल ये भी कहता है टू एम्प्लॉइज एज वेल एज एम्प्लॉयर्स। जब हम फेयर रेम्यूनरेशन की बात करते हैं तो हम खाली एम्प्लॉइज की बात नहीं कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयर्स की भी बात कर रहे हैं। कई बार एम्प्लॉइज बहुत अनरीजनेबल डिमांड्स करना शुरू कर देते हैं, तो एम्प्लॉइज को भी चाहिए कि वो ऐसी अनरीजनेबल डिमांड्स ना करें। सैलरी शुड बी फेयर, रेम्यूनरेशन शुड बी फेयर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एम्प्लॉई आल्सो एंड द एम्प्लॉयर आल्सो। दोनों ही पार्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल, जस्टिफाइड होनी चाहिए दोनों पार्टीज के लिए, दोनों ही पार्टीज उससे खुश हों। अगर आप अच्छी रेम्यूनरेशंस देंगे तो वर्कर्स भी ज्यादा मेहनत से काम करेंगे जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना और आसान हो जाएगा। और अगर आप रेम्यूनरेशन नहीं देंगे, अच्छी नहीं देंगे, तो उस केस में वर्कर्स डिससेटिस्फाइड रहेंगे जिससे कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में डिस्प्यूट रहेंगे और जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना हो सकता है हमारे लिए पॉसिबल ना हो। तो वी शुड प्रोवाइड रीजनेबल सैलरीज एंड वेजेस टू द वर्कर्स। देन स्टूडेंट, सेकंड प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। जो डिसीजन लेने की पावर है एट टॉप लेवल, हमने वो सारी की सारी पावर कहां कंसंट्रेट कर दी? टॉप लेवल पे। मतलब जो भी डिसीजंस लेने हैं टॉप लेवल ले सकती है, लोअर लेवल्स या मिडिल लेवल्स को कोई पावर नहीं दी गई। उसके अलावा अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर टू मिडल एंड लोअर लेवल्स, अगर हम मिडल और लोअर लेवल्स को डिसीजन मेकिंग पावर दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो हेनरी फेयोल कहते हैं कि हमें सेंट्रलाइजेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में एक बैलेंस को मेंटेन करना है। अगर आप कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन कर दोगे और मिडिल लेवल या लोअर लेवल्स को बिल्कुल भी पावर्स नहीं दोगे तो ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथली नहीं चलेगा। और अगर आप कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन कर दोगे, सारी ही पावर लोअर लेवल्स को या मिडिल लेवल्स को दे दोगे, तो टॉप लेवल की नीड ही खत्म हो जाएगी। तो हमें चाहिए कि सबऑर्डिनेट्स की इन्वॉल्वमेंट भी हो और हमें यह भी चाहिए कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो टॉप लेवल के पास रहे। सो वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो ऐसा नहीं है कि बराबर बराबर हो, उन्होंने कहा सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सपोज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे बहुत सारा काम हो रहा है और टॉप लेवल के लिए सारा काम मैनेज कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा कर दो। छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर कि काम बहुत कम है तो टॉप लेवल मैक्सिमम काम को मैनेज कर सकती है, तो वहां पर
सेंट्रलाइजेशन ज्यादा कर दो, डिसेंट्रलाइजेशन कम कर दो, बट हमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बैलेंस मेंटेन करना है। आपकी एनसीईआरटी में इंडिया के अंदर जो पंचायत हैं उनका एग्जांपल दे रखा है कि ऊपर से जो फंड्स आ रहे हैं पंचायत पे, तो उनको अथॉरिटी है कि वो अपने फंड्स को खुद यूज कर सकते हैं। इसका मतलब लोवेस्ट लेवल तक इंडिया के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन करी गई है। देन नेक्स्ट एक कंसेप्ट आता है स्केलर चेन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्केलर चेन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ये कंसेप्ट कहता है कि टॉप लेवल से जब हम नीचे आ रहे हैं, लोअर लेवल्स पे नीचे आ रहे हैं, तो क्लियर कट चेन्स होनी चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डिजाइन हो, टॉप लेवल से लोअर लेवल्स तक चेन्स आ रही हैं जिसमें सारे सुपीरियर सबऑर्डिनेट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये चेन्स आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ए बी सी डी ई एफ एल एम एन ओ। तो ये चेन है जिस चेन को हम चेन ऑफ अथॉरिटी बोल देते हैं। सारी अथॉरिटी इस चेन से फ्लो करेगी, सभी को पता है उसके पास अथॉरिटी कितनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। इसी चेन को हम चेन ऑफ कम्युनिकेशन भी बोल देते हैं। सभी को पता है कौन किसके साथ बात कर सकता है, कौन किसके साथ बात नहीं कर सकता। इस चेन के अंदर अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर ई को ओ के साथ बात करनी है तो ई को डी के साथ बात करनी पड़ेगी, डी को सी के साथ, सी को बी के साथ, बी ए के साथ, देन ए एल एम के साथ, एम एन के साथ और एन ओ के साथ। अगर इस चेन को फॉलो करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हेनरी फेयोल ने एक कंसेप्ट दिया जिसको कहा जाता है गैंग प्लैंक, जो कि बेसिकली एक शॉर्टकट है। अगर अर्जेंट मैटर्स पे ई डायरेक्टली ओ के साथ बात करना चाहता है तो वो कर सकता है, बट इमरजेंसी में ही ऐसा होना चाहिए, रूटीन में ऐसा नहीं हो सकता। तो क्लियर कट चेन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो, क्लियर कट चेन्स ऑफ अथॉरिटी हो, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। सारा कम्युनिकेशन भी उन्हीं चेन से फ्लो करेगा, सारी अथॉरिटी भी उसी चेन से फ्लो करेगी। बट इमरजेंसी के केस में अगर कोई दो इंडिविजुअल्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है और बात करना चाहते हैं तो वो भी अलाउ किया गया, और वो अलाउ किया गया गैंग प्लैंक में, जो कि इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बहुत फ्लेक्सिबल हैं, जिनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आपको चेंज करना पड़े तो आप चेंज भी कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है ऑर्डर। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑर्डर का मतलब ऑर्डर्स देना। ऑर्डर्स का मतलब यहां पर ऑर्डर देना नहीं, ऑर्डर का मतलब है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। जितनी भी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं सभी को प्रॉपर ढंग से अरेंज करना। जितने भी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर ढंग से अरेंज करने का मतलब है प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। यह कंसेप्ट कहता है जितनी भी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं सभी को एक पर्टिकुलर प्लेस अलॉट कर दिया जाए और वो चीज उसी जगह पर हो। जितने भी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी प्रॉपर प्लेसमेंट हो, उनको एक जगह दी जाए और वो उसी जगह पर प्रेजेंट हो। अगर वो उस जगह पर प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमें उनको ढूंढने में बड़ा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि बार बार काम रुकेगा, डिस्टर्बेंस आएगी और एफिशिएंसी लेवल डाउन हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल है, जैसे कि रॉ मटेरियल है। हम क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल के लिए एक शेल्फ फिक्स कर दी कि रॉ मटेरियल को शेल्फ पे ही रखा जाएगा। हमने एक गोडाउन बना दिया जहां पर कि फिनिश प्रोडक्ट को रखा जाएगा। तो अगर हर एक चीज की एक जगह फिक्स कर दी और वो चीज उसी जगह पर है तो उसको ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। और पीपल जैसे कि टाइपिस्ट है, टाइपिस्ट को आपने एक टेबल अलॉट कर दी। प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर को आपने एक ऑफिस अलॉट कर दिया और वो उसी जगह पर आपको मिले। तो उससे बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डिस्टरबेंस के हमारा काम होगा। तो ऑर्डर का होना बड़ा जरूरी है, हर एक चीज की एक जगह हो, हर एक इंडिविजुअल की एक जगह हो और वो चीज और वो इंडिविजुअल उस जगह पर प्रेजेंट हो, जिससे कि जब उसको हम ढूंढें वो हम आसानी से मिल जाए। जनरली जो चीजों को अरेंज करा जाता है उसको मटेरियल ऑर्डर भी कह दिया जाता है, और जब लोगों को अरेंज करा जाता है जनरली उसको सोशल ऑर्डर भी कह दिया जाता है। पहले कभी आपके एनसीईआरटी में हुआ करता था, अब नई एनसीईआरटी के अंदर नहीं गिवन है, बट नॉलेज के लिए आपको फिर भी पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये तो जनरल नॉलेज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जनरल एक्सप्लेनेशन हमने करी। बट पेपर में कैसे अटेम्प्ट करें, एनसीईआरटी में क्या गिवन है उसका भी पता होना चाहिए, तो हम आपको उसमें से भी एक्सप्लेन करते हैं। तो देखते हैं एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या दे रखा है। तो स्टूडेंट्स पहला जो प्रिंसिपल है दैट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मैंने आपको बताया था ओवरऑल पे एंड कंपेंसेशन शुड बी फेयर टू बोथ द एम्प्लॉइज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉइज को सैलरीज दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, कंपेंसेशन दे रहे हैं, वो फेयर होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, एम्प्लॉय के लिए भी।
The employee should be paid fair wages, which should give them at least a reasonable standard of living. इतना तो सैलरीज और वेजेस दें कि एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो एंजॉय कर सकें. एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी. कंपनी की भी पेइंग कैपेसिटी में हो, ऐसा ना हो कि एम्प्लॉई बहुत अनरीजनेबल डिमांड कर रहे हैं. इन अदर वर्ड्स, रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल. इस लाइन को याद कर लेना बड़े अच्छे से, आपको कई जगह सैंपल पेपर्स के अंदर नजर आएगी. This will ensure congenial atmosphere and good relations between the workers and the management. अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट होगा, वर्कर्स और मैनेजमेंट के रिलेशंस इंप्रूव होंगे और कंपनी की वर्किंग स्मूथ हो जाएगी. बड़े सिस्टमेटिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी अगर वर्कर्स भी सेटिस्फाइड हैं और मैनेजमेंट भी सेटिस्फाइड है. द नेक्स्ट एक प्रिंसिपल अभी मैंने आपको बताया, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट द टॉप लेवल इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन. टॉप लेवल ने सारी पावर्स अपने पास रखी. वेयर इट्स डिस्पर्सल अमंग लोअर एंड मिडिल लेवल्स इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. आपने वो अथॉरिटी लोअर लेवल्स को बांट दी, मिडिल लेवल्स को बांट दी, उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोल देंगे. देयर इज अ नीड टू बैलेंस सबऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व करना भी जरूरी है और विद मैनेजर्स रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी थ्रू सेंट्रलाइजेशन. लेकिन फाइनल अथॉरिटी जो होनी चाहिए वो टॉप मैनेजमेंट के पास होनी चाहिए, वो सेंट्रलाइजेशन से पॉसिबल है. तो दोनों ही चीजें चाहिए. जनरली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस है मोर डिसेंट्रलाइजेशन देन स्मॉल. वो मैंने आपको बताया, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टॉप लेवल सारा काम मैनेज नहीं कर सकती तो वो डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा कर लें. छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में सेंट्रलाइजेशन ज्यादा कर सकते हैं. आपकी बुक में एग्जांपल है जो बोर्ड के पेपर्स में कई बार पूछा जा सकता है कि पंचायत in our country have been given more powers to decide and spend funds granted to them by the government for the welfare of the villages. This is decentralization at the national level. इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, उसके बाद पंचायत, तो पंचायत तक डिसेंट्रलाइज किया गया है कि जो पैसा आएगा उसको आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं. तो इट मींस दे हैव गिवन द डिसीजन मेकिंग पावर एट द लोवेस्ट लेवल. सो दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन एट द नेशनल लेवल. देन मैंने आपको स्केलर चेन बताया बच्चे. द फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक. ऊपर से जो लाइंस ऑफ अथॉरिटी आ रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे लेवल तक, उसको स्केलर चेन कहते हैं. यह कंसेप्ट कहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लियर कट चेन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए और चेन ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए जो कि ऊपर से नीचे तक फ्लो करे और सभी मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स को आपस में लिंक करे. कई बार लेकिन स्केलर चेन से टाइम ज्यादा लग जाता है कम्युनिकेशन होने में, तो उसके लिए गैंग प्लैंक का कंसेप्ट आया जो कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया. जैसे कि यहां पर है, अगर हम स्केलर चेन की बात करें और ई को अगर ओ के साथ बात करनी है तो ई डी को कहेगा सी बी ए एल एम एन फाइनली टू ओ, विच टेक्स अ लॉन्ग टाइम. गैंग प्लैंक अलाउज ई टू कम्युनिकेट डायरेक्टली टू ओ ऑन अर्जेंट मैटर्स. Thus, Gangplank allows two employees to communicate directly with each other on urgent matters to avoid unnecessary delays. तो गैंग प्लैंक में अलाउ कर दिया गया कि दो एम्प्लॉइज डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, फिर भी वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन अर्जेंट मैटर्स पे. जैसे प्रैक्टिस में देखते हैं कि वर्कर डायरेक्टली सीईओ से जाके बात नहीं कर सकता, बट अगर अर्जेंसी आ जाती है और इमरजेंसी है बहुत ज्यादा तो वर्कर्स डायरेक्टली सीईओ के साथ भी जाके बातचीत कर सकता है. तो यहां पर गैंग प्लैंक इंडिकेट करता है कि हम रिजिड नहीं हैं. सिचुएशंस अगर डिमांड करती है तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं. तो लास्ट एक प्रिंसिपल आता है ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब है अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन. जितने भी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, सभी के लिए एक जगह हो. एंड एवरीथिंग और एवरीवन इन इट्स प्लेस. जितनी भी चीजें हैं, जितने भी इंडिविजुअल हो, अपनी जगह पर प्रेजेंट हो. इफ देयर इज अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग and it is present there, then there will be no hindrance in the activities of business. अगर हर एक चीज की एक जगह दी गई है और वो उस जगह पर है तो काम रुकेगा नहीं, बिना डिस्टर्बेंस के काम चलता रहेगा. पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सुटेबल प्लेसेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितना भी मटेरियल है, वो अगर अपनी अपनी जगह पर है तो मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आएगी, क्योंकि काम बीच में बार बार नहीं रुकेगा. तो स्टूडेंट्स, हर लेक्चर की तरह मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने नोट्स साथ के साथ बनाते रहिए. अगर आपको प्रिंटेड नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है. तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए. मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ.